अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत की सोच, संस्कृति और जीवन दृष्टि सबसे पहले कहाँ गढ़ी गई, तो जवाब इतिहास की किसी किताब में नहीं, वैदिक युग में मिलेगा। आज हम जिस धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान की बात करते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पहले। वैदिक युग कोई एक दिन या एक राजा का काल नहीं था। ये एक दीर्घ मानसिक यात्रा थी। एक ऐसा समय जब मनुष्य ने पहली बार प्रकृति को शत्रु नहीं, गुरु माना। ऋषि जंगलों में रहते थे, लेकिन वे समाज से कटे नहीं थे। वे देखते थे सूर्य के। वैदिक युग कोई एक दिन या एक राजा का काल नहीं था। ये एक दीर्घ मानसिक यात्रा थी। एक ऐसा समय जब मनुष्य ने पहली बार प्रकृति को शत्रु नहीं, गुरु माना। ऋषि जंगलों में रहते थे, लेकिन वे समाज से कटे नहीं थे। वे देखते थे सूर्य। यहीं से जन्म हुआ ऋग्वेद का। ऋग्वेद कोई पूजा पुस्तक नहीं थी, वो जिज्ञासा का संग्रह थी। देवताओं की स्तुति के पीछे प्रकृति की शक्तियों को समझने की कोशिश थी। इंद्र वर्षा और ऊर्जा का प्रतीक, अग्नि परिवर्तन और संपर्क का माध्यम, वरुण नैतिक व्यवस्था का प्रतीक। यहां देवता डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए थे। धीरे धीरे समाज बढ़ा, कर्म बढ़े, यज्ञ हुए, अनुष्ठान बने, और तब आया यजुर्वेद। यजुर्वेद ने बताया कि कर्म कैसे करना है, अनुशासन क्या होता है और जीवन में संतुलन कैसे रखा जाता है। यहाँ कर्म केवल पूजा नहीं था, ये जिम्मेदारी था। फिर मनुष्य ने समझा कि शब्दों में भी शक्ति होती है। स्वर, लय और ताल मन को प्रभावित करते हैं। यहीं से जन्म हुआ सामवेद का। सामवेद ने संगीत को आनंद नहीं, चेतना का माध्यम बनाया। आज का भारतीय संगीत, भजन, कीर्तन, सबकी जड़ यही है। और जब समाज, मन और कर्म सब विकसित हो गए, तो प्रश्न आया, रोग क्यों होते हैं, युद्ध कैसे लड़ा जाए, जीवन को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तब आया अथर्ववेद। अथर्ववेद जीवन का व्यावहारिक वेद था। स्वास्थ्य, समाज, भय, विश्वास सब पर बात करता हुआ। यही बताता है कि वैदिक युग केवल आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक और वैज्ञानिक भी था। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। शुरुआती वैदिक काल में वर्ण जन्म से नहीं, कर्म से तय होता था। जो पढ़े वो ब्राह्मण, जो रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो व्यापार करे वो वैश्य, जो सेवा और शिल्प करे वो शूद्र। ये व्यवस्था कठोर नहीं थी। मनुष्य अपने कर्म बदल सकता था। यही कारण है कि कई ऋषि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए। समस्या तब आई जब कर्म पीढ़ी में बांध दिए गए। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति भी सम्मानजनक थी। घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी जैसी ऋषिकाएं थीं, जो दर्शन पर प्रश्न करती थीं। सभा में संवाद होता था, मतभेद होते थे, लेकिन संवाद बंद नहीं होता था। वैदिक शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं, चरित्र निर्माण था। विद्यार्थी पहले अनुशासन सीखता था, फिर ज्ञान। ज्ञान का उपयोग समाज के लिए था, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वैदिक युग में ईश्वर एक व्यक्ति नहीं था, वो सत्य का नाम था। इसीलिए कहा गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, नाम अनेक। यही सोच भारत को सहिष्णु। वैदिक युग हमें ये सिखाता है कि धर्म डर से नहीं, बोध से चलता है। जब धर्म बोध बनता है तो समाज आगे बढ़ता है, और जब वो केवल पहचान बनता है तो संघर्ष पैदा होता है। आज जब हम आधुनिक कहलाते हैं तो जरूरी है पूछना, क्या हम आगे बढ़े या केवल तेज भागने लगे? क्योंकि वैदिक युग हमें दौड़ना नहीं, संतुलन सिखाता है। वैदिक युग को समझने के लिए हमें एक बात साफ करनी होगी, ये युग केवल अतीत नहीं था, ये मानव चेतना का प्रयोगशाला था। आज हम विज्ञान को प्रयोग से जोड़ते हैं, लेकिन वैदिक ऋषियों का प्रयोग मन, प्रकृति और अनुभव पर होता था। वे प्रयोगशाला में नहीं जाते थे, वे स्वयं प्रयोग बन जाते थे। वैदिक समाज में सबसे बड़ा अपराध पाप नहीं, अज्ञान माना गया। इसीलिए शिक्षा को धन या सत्ता से ऊपर रखा गया। ऋषि किसी राजा के नौकर नहीं थे, बल्कि राजा ऋषियों से मार्गदर्शन लेता था। राजा का धर्म था प्रजा की रक्षा, ऋषि का धर्म था
राजा को सही दिशा देना। यहीं से जन्म हुआ राजधर्म की अवधारणा का। वैदिक युग में यज्ञ को लोग अक्सर केवल अग्नि पूजा समझ लेते हैं, लेकिन यज्ञ का असली अर्थ था सामूहिक उत्तरदायित्व। यज्ञ में केवल देवता नहीं बुलाए जाते थे, समाज को भी जोड़ा जाता था। अन्न का दान, ज्ञान का आदान प्रदान और संसाधनों का संतुलन, यज्ञ का यही अब एक बहुत जरूरी विषय, वैदिक विज्ञान। वैदिक ग्रंथों में खगोल शास्त्र की स्पष्ट समझ मिलती है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ऋतु सबका उल्लेख केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक निरीक्षण पर आधारित था। ऋतुओं का ज्ञान कृषि से जुड़ा था। कृषि समाज की रीढ़ थी, इसीलिए प्रकृति के साथ युद्ध नहीं, समन्वय सिखाया गया। आयुर्वेद भी वैदिक सोच का ही विस्तार है। रोग को दंड नहीं माना गया, बल्कि शरीर और मन के असंतुलन का परिणाम माना। इसलिए इलाज में जड़ी बूटी, आहार, जीवन शैली और मानसिक स्थिति सब पर ध्यान दिया गया। आज जिसे होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, वो वैदिक युग में सामान्य ज्ञान था। वैदिक युग में समय को भी अलग दृष्टि से देखा गया। यहाँ समय रेखीय नहीं था, चक्राकार था। सृष्टि बनती है, टिकती है और फिर रूप बदलती है। यही कारण है कि प्रलय को अंत नहीं, परिवर्तन कहा गया। ये सोच मनुष्य को डर से। अब आते हैं वैदिक युग और लोकतांत्रिक सोच पर। सभा और समिति जैसे शब्द यहीं से आए। निर्णय अकेले नहीं लिए जाते थे, संवाद होता था, मतभेद स्वीकार किए जाते थे। ये कोई आदर्श कल्पना नहीं, ग्रंथों में इसका उल्लेख है। यानी वैदिक युग राजतंत्र होते हुए भी पूर्ण तानाशाही नहीं था। एक और कम चर्चित पहलू, वैदिक पर्यावरण चेतना। नदी माँ थी, पृथ्वी माता थी, वायु प्राण थी। ये भावनात्मक भाषा नहीं थी, ये संरक्षण की नीति थी। जिसे माता मानोगे, उसे नष्ट नहीं करोगे। आज की एनवायरनमेंटल क्राइसिस यहीं से सीख सकती है। वैदिक युग का सबसे बड़ा योगदान कोई एक ग्रंथ नहीं, विचार करने की स्वतंत्रता थी। ऋषि एक दूसरे से असहमत होते थे, लेकिन एक दूसरे को नकारते नहीं थे। यही कारण है कि भारत में अनेक दर्शन पनपे, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा। मतभेद कमजोरी नहीं, बौद्ध। और शायद यही कारण है कि बुद्ध, महावीर और बाद के सभी विचारक इसी भूमि से निकले, क्योंकि भूमि तैयार थी प्रश्न पूछने के लिए। वैदिक युग हमें ये नहीं सिखाता कि अतीत में लौट जाओ, वो सिखाता है सोच में गहराई लाओ। तकनीक बदलेगी, समय बदलेगा, लेकिन अगर सोच संतुलित नहीं होगी तो प्रगति विनाश बन जाएगी। वैदिक युग धर्म नहीं था, वो जीवन पद्धति थी। और जब जीवन पद्धति केवल दिखावे में बदल जाती है, तब समाज अपने मूल से कट जाता है। आज जरूरत है वैदिक युग को पूजा में नहीं, बोध में वापस लाने की, क्योंकि भारत की शक्ति हमेशा तलवार या तकनीक नहीं रही, बल्कि विवेक रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इतिहास, दर्शन और भारत की गहराई को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।